दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र के बारे में। पहले से हेडिंग पड़ी हुई है नर जनन तंत्र। तो देखिए नर जनन तंत्र क्या होता है, ये कहाँ स्थित होता है। तो पहले नर जनन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव, ठीक। तंत्र मतलब सिस्टम, यानी कि तंत्र पूरा सिस्टम, ठीक। सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो पूरा कोई पार्ट हो, जब अलग अलग पार्ट होता है तो उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जब पूरा पार्ट मिल जाता है तो उसको एक सिस्टम बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं, ठीक। तो आज हम लोग जो तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो पहले शुरुआत करते हैं कि नर जनन तंत्र स्थित कहाँ होता है। सबसे पहले कि नर जनन तंत्र ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ स्थित होता है। तो हमको पता है ये नर में पाया जाता है। तो नर में कहाँ पाया जाता है, तो नर के कहाँ पाया जाता है, नर के श्रोणी भाग में, नर के श्रोणी भाग में यह पाया जाता है, ठीक। नर के श्रोणी भाग में, श्रोणी भाग को इंग्लिश में कहते हैं पेल्विस, ठीक। नर के श्रोणी भाग में नर जनन तंत्र पाया जाता है। और देखिए नर जनन तंत्र कितनी चीजों से बना होता है, यानी किससे बना होता है। इसमें पूरा तंत्र मतलब अभी बताए थे, तंत्र का मतलब होता है जैसे किसी मोबाइल पार्ट को बनाना हुआ, तो जब मोबाइल पार्ट को बनाते, जब मोबाइल को पूरे मोबाइल को बनाते हैं तो आप ऊपर से देखेंगे तो मोबाइल की जो होती है बॉडी अलग होती है, ठीक। उसकी बॉडी अलग होती है, कैमरा अलग होता है, उसके बाद सब कुछ अलग अलग रहता है। जब पूरा मिला के क्या वो बन जाता है, वो मोबाइल बन जाता है ना। तो उसी तरीके से हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पूरा तंत्र, ये जो तंत्र होता है वो किससे बना होता है, ठीक। तो किससे बना होता है, इसकी बनावट किससे होती है, किससे बना होता है, ठीक। तो हम लोग जानेंगे किससे बना होता है ये। तो सबसे पहले ये चार चीजों से मिलकर बना होता है। किसे, ये चार चीजों से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है, ठीक। चार चीजों से मिलकर बना होता है। और ये जो चार चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहला एक जोड़ी, पहला होगा एक जोड़ी वृषण। पहला क्या है, एक जोड़ी वृषण यानी कि टेस्टिस, ठीक। अब इनको हमको डिटेल में पढ़ना है। पहले इन चारों चीजों के बारे में जान लेते हैं कि ये चारों चीज कौन कौन सी होती हैं। दूसरा है एक जोड़ी सहायक नलिकाएं, ठीक। अब तीसरा है एक जोड़ी सहायक, एक सहायक ग्रंथि, जोड़ी नहीं, एक सहायक ग्रंथि, एक सहायक ग्रंथि, ठीक। अब देखिए एक सहायक ग्रंथि हो गई। और चौथा जो है वो क्या है कि एक उसका जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, एक बाह्य जनेंद्रिय, ठीक। एक बाह्य जनेंद्रिय, ये सभी चीज कहाँ पाई जाती है। तो नर जनन तंत्र कहाँ स्थित होता है, तो आप लोग बताएंगे कि नर जनन तंत्र श्रोणी भाग में यानी कि पेल्विस में स्थित होता है। किसका बना होता है, तो ये चार चीजों से मिलकर बना होता है। वो चार चीजें कौन कौन सी है, एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी सहायक नलिका, और एक सहायक ग्रंथि, और एक बाह्य जनेंद्रिय, ठीक। अब देखिए एक जोड़ी सहायक नलिका, ठीक। एक जोड़ी वृषण तो है ही है, एक जोड़ी मतलब वृषण है ये। सहायक नलिकाओं में कौन कौन सी नलिका होती है, तो एक जोड़ी सहायक नलिका में जो होती है सबसे पहले होता है वृषण जाल, ठीक। क्या होता है, वृषण जाल, जिसे हम लोग ऋण टेस्टिस भी कहते हैं, ऋण टेस्टिस भी कहते हैं। एक होता है क्या होता है, एक होता है शुक्रवाहिका, ठीक। क्या, शुक्रवाहिका, इधर से नीचे से लिख देते हैं, उधर दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, तो इधर से हम लोग लिखते हैं। एक शुक्रवाहिका होती है, और शुक्रवाहिका के बाद क्या होता है, ये इसी का ही है, ठीक। इसी का ही भाग है। ये एक वृषण जाल होता है, एक शुक्रवाहिका होती है। एक जोड़ी सहायक नलिकाओं में कौन कौन सा पार्ट होता है, तो वृषण जाल होता है जिसे हम लोग ऋण टेस्टिस भी कहते हैं। शुक्रवाहिका होता है, शुक्रवाहिका के बाद अधिवृषण होता है, एपिडिडैमिन, अधि
वृषण होता है, और अधिवृषण के बाद एक आता है शुक्रवाहिनियां, ठीक, या शुक्रवाहक, शुक्रवाहिनियां या शुक्रवाहक, ठीक। ये हो गया कौन सा, एक जोड़ी सहायक नलिका में क्या होता है, वृषण जाल होता है जिसे रेल टेस्टिस भी कहते हैं, एक शुक्रवाहिका होती है, एक अधिवृषण होता है, एक शुक्रवाहक होता है। इन सभी का काम क्या है इसको हम बताएंगे। इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब पहला पॉइंट बताएंगे तो उसमें इनका नाम आएगा, ठीक। और एक सहायक ग्रंथि होती है, इसमें भी इसका नाम आएगा, इसलिए इसको भी याद रखेंगे। सहायक ग्रंथि कौन कौन सी होती है, एक प्रोस्टेट होता है, एक प्रोस्टेट होता है, ठीक। और क्या होता है, शुक्राशय होता है, शुक्राशय होता है, और क्या होता है, वल्वो यूरेथ्रल, नाम याद रखिएगा, वल्वो यूरेथ्रल, वल्वो यूरेथ्रल को ही कहते हैं काउपर ग्रंथि, ठीक, काउपर ग्रंथि। ये सब क्या होगा, देखिए इसको याद रखेंगे, इन चारों को इकट्ठा एक साथ याद रखेंगे। और वाहक मतलब ले जाने वाला, यानी कि नलिकाएं होती हैं जो चीजों को ले जाती हैं, ठीक। अब बाह्य जनेंद्रिय, एक बाह्य जनेंद्रिय क्या होती है, तो एक बाह्य जनेंद्रिय ये होती है शिश्न, जो होता है शिश्न जो होता है वो क्या होता है, बाह्य जनेंद्रिय, ठीक। अब हम लोग को इसके एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ना है, ठीक। अब देखिए पहला क्या आता है, पहला पढ़ना है आपको वृषण के बारे में, ठीक। पहले वृषण के बारे में पढ़ना है। हाँ, तो देखिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कम समय में ही इस वीडियो को बना लिया जाए, लेकिन अस्थायी रूप से कई पार्ट में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अस्थायी रूप से एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से जानकारी लेके पढ़ना, ठीक। अब देखिए एक होता है वृषण, हम लोग इस वृषण के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चीज़ों को मिटा दे, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो। हाँ देखिए इस वृषण के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है, एक जोड़ी वृषण होता है, और वृषण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। वृषण क्या होता है, कहाँ स्थित होता है, और इसकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, वजन कितना होता है, तो इसी को पढ़ना है, ठीक। यानी कि कुल मिला के पढ़ना क्या है, वृषण जो एक जोड़ी पाया जाता है, ठीक, टेस्टिस, टेस्टिस, ठीक। सबसे पहले वृषण की लंबाई के बारे में बता दें, तो इसकी लंबाई जो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई जो होती है इसकी वो 2.5 सेंटीमीटर होती है, और वजन जो होता है इसका, वजन होता है 20 से 25 ग्राम, ठीक। ये इसकी क्या होगी, वृषण की लंबाई, चौड़ाई और वजन। नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, वृषण की लंबाई व चौड़ाई होती है, तो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई होती है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक। अब देखिए वृषण कहाँ पर स्थित होता है, ये चीज जाना है। तो वृषण कहाँ पर स्थित होता है, वृषण जो स्थित होता है वो वृषण कोश, स्क्रोटम, वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम, स्क्रोटम में स्थित होता है। और वृषण कोश एक द्विस्तरीय संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका, वृषण कोश जो होता है द्विस्तरीय संयोजी ऊतक का बना होता है। तो वृषण कोश किसका बना होता है, द्विस्तरीय संयोजी ऊतक का बना होता है। तो वो द्विस्तरीय कौन सा होता है, द्विस्तरीय वृषण कोश। देखो ये वृषण कोश होता है, इस पे 2 आवरण पाए जाते हैं, 2 झिल्लियां पाई जाती हैं, ठीक। अब इस वृषण कोश के बारे में थोड़ा अधिक जानकारी ले लेते हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है वृषण कोश किसका बना होता है, तो द्विस्तरीय संयोजी ऊतक का बना होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। दूसरा वृषण कोश कितने आवरण से घिरा होता है, तो वृषण कोश का जो आवरण होता है, वृषण कोश में 2 आवरण पाए जाते हैं, ठीक। एक बाहर का आवरण होता है, एक अंदर का आवरण होता है। जो बाहर का आवरण होता है उसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक। क्या कहते हैं, ट्यूनिका। जो अंदर होता है, जो अंदर होता है, अंदर वाला मोटा होता है, ठीक। अंदर वाला भाग जो होता है मोटा होता है, जिसका नाम होता है ट्यूनिका एल्ब्यू, क्या नाम होता है इसका, ट्यूबिका एल्बुनिजिया, एल्बुजीनिया, एल्बुजीनिया,
ठीक। और दूसरा वाला भाग जो बाहर होता है वो पतला होता है। कैसा होता है? पतला होता है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है ट्यूनिका। क्या नाम होता है? ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्या नाम होता है? ट्यूनिका वेजिनेलिस होता है। ठीक, इसका नाम होता है ट्यूनिका वेजिनेलिस। अब देखो, ट्यूबिका वेजिनेलिस और ट्यूबिका एल्बुजिनिया, ये दोनों क्या होते हैं? वृषण कोष का एक झिल्ली होती है, दो झिल्ली होती है। बाहर जो अंदर वाली झिल्ली होती है वो मोटी होती है, जिसका नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अंदर जो बाहर होता है वो पतली झिल्ली होती है, जिसका नाम होता है ट्यूनिका वेजिनेलिस। ठीक, अब देखिए, ये ट्यूबिका इन दोनों के बीच में, ये जो दोनों बाहर की झिल्ली होती है, इन दोनों के बीच में, किसमें? बीच में एक देहगुही पदार्थ होता है, देहगुही द्रव्य होता है। अब देखो, अब हम ट्यूबिका जो एल्बुजिनिया होता है ये क्या करता है? तो ये ट्यूबिका एल्बुजिनिया जो होता है ये फैल कर क्या करता है? ये इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है ये फैल कर वृषण पाली का निर्माण करता है। अनेक वृषण की वृषण पाली का निर्माण करता है। ठीक, फैलकर वृषण पाली का निर्माण करता है, वृषण पाली का निर्माण करता है। ठीक, इतना चीजों को समझ में आई। अब ये जो द्विगुही द्रव्य होता है जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूबिका वेजिनेलिस के अंदर होता है, वो दोनों के बीच में होता है देहगुही द्रव्य। ये क्या करता है? ये हमें बाहरी आघात से बचाता है। क्या करता है? बाहरी आघात से रक्षा करता है, बाहरी आघात से बचाता है। ठीक, ये हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये जो ट्यूबिका एल्बुजिनिया होता है फैल कर वृषण की अनेक वृषण पाली का निर्माण करता है, अनेक वृषण पाली का निर्माण करता है। ठीक, कई वृषण पाली का निर्माण करता है। अब देखिए, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, वृषण जो होता है उसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है, वजन जो होता है 20 से 25 ग्राम होता है। और यह कहाँ स्थित होता है? वृषण कोष में स्थित होता है। वृषण कोष किसका बना होता है? तो द्विस्तरीय संयोजी ऊतक का बना होता है। इसमें दो झिल्ली होती है, दो आवरण होता है वृषण कोष पे। अंदर वाली भाग जो मोटा होता है, अंदर वाला भाग मोटा होता है जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। बाहर वाला भाग पतला होता है जिसे ट्यूनिका वेजिनेलिस कहते हैं। और अंदर वाला भाग जो होता है, जो मोटा होता है, वो क्या करता है? ये बाहर वाला भाग जो पतला होता है ये अंदर वाले भाग की सुरक्षा करता है। ठीक, और ये अंदर वाले भाग यानी ट्यूबिका एल्बुजिनिया का कार्य बताइए। तो इसका कार्य होता है ये फैल कर वृषण की अनेक पालियों का निर्माण करता है। और ट्यूबिका एल्बुजिनिया और ट्यूबिका वेजिनेलिस के अंदर दोनों के बीच में देहगुही द्रव्य भरा होता है जिसे बाहरी आघात से बचाता है। तो हमारे वृषण में जब चोट लग जाती है तो कौन बचाता है? तो देहगुही द्रव्य जो भरा होता है वो हमारे शरीर की चोट को बचाता है। ठीक, अब इसको आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम बताएंगे यहाँ पे कि वृषण जो होता है वो शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है। ठीक, और जिसका नहीं शरीर के बाहर नहीं स्थित होता तो उसमें क्या होता है और कब ये बाहर स्थित होता है, क्या वृषण में कैंसर होता है नहीं होता है, इन सभी चीजों को, कौन सा ऐसे जानवर है जिनमें वृषण शरीर के अंदर ही होता है, इस सभी चीजों को हम अब यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखते हैं, इतना हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये वृषण जो होता है वो शरीर के बाहर स्थित होता है। वृषण कहाँ पे स्थित होता है? वृषण कोष में शरीर के बाहर स्थित होता है। ठीक, अभी थोड़ी देर में इसकी संरचना भी बनाएंगे हम लोग, बाद में इसकी संरचना भी बना के देखेंगे। तो ये वृषण जो होता है वो वृषण शरीर के बाहर स्थित होता है। तो ये शरीर के बाहर स्थित होता है। तो शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है वृषण? क्योंकि शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि वृषण का तापमान, जिसमें शुक्राणु का निर्माण, तो वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसको शुक्राणु का निर्माण
जो होता है वो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पे शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए शरीर का तापमान से कम होना चाहिए। वृषण शरीर के बाहर इसलिए स्थित होता है क्योंकि इसका वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। तो समझ में आया वृषण शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है, तो इसलिए स्थित होता है, इसलिए स्थित होता है क्योंकि इसका तापमान, किसका, वृषण का, इसका यानी कि वृषण यानी कि टेस्टिस, वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि शरीर का तापमान कितना होता है, 37, यानी कि शरीर का तापमान, देखिए शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 2 से 3 यानी कि इसका तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। किसका, वृषण का तापमान कितना होना चाहिए, 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है तो वृषण शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है, तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्थित होता है। टेम्परेचर कितना चाहिए, वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। ठीक, अब देखिए और क्या होता है, ये वृषण जो होता है ये कब शरीर से बाहर आता है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए ये वृषण शरीर के बाहर कब आता है, तो जब कोई मादा क्या होता है, जब फीमेल में गर्भधारण के जब फीमेल के गर्भ में नर होता है, नर आ जाता है, तो 7वें महीने में वृषण शरीर के बाहर आता है। कौन लेके आता है, एक FSH नाम के हार्मोन होते हैं जो उसको उत्तेजित करके शरीर के बाहर लेकर आते हैं। ठीक, तो देखिए क्या होता है, गर्भधारण के, ये शरीर के बाहर कब आता है, ये गर्भधारण के, कब, गर्भधारण के 7वें महीने में, गर्भधारण के 7वें महीने में, ठीक, गर्भधारण के 7वें महीने में FSH, क्या बताए थे, FSH कैसे स्रावित होता है ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक, FSH नामक हार्मोन, FSH क्या है, हार्मोन है। ठीक, FSH नामक हार्मोन क्या करता है, वृषण को शरीर के बाहर लाता है। ठीक, हार्मोन वृषण को शरीर के बाहर लाता है। ठीक, A to Z जानकारी वृषण के बारे में हम दे रहे हैं इस वीडियो में। ठीक, अब देखिए A to Z जानकारी दे रहे हैं, यानी कि वृषण क्या होता है, हो सकता है वृषण ये वाला टॉपिक जो लंबा हो, इसलिए पार्ट में भी बन जाए। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में बने, नहीं बनेगा तो पार्ट में बनाएंगे। ठीक, देखिए शरीर के बाहर स्थित होता है, क्यों स्थित होता है, देख वो बता दी, कब स्थित होता है, तो गर्भधारण जब एक फीमेल में, ध्यान समझिएगा, एक फीमेल में जब शिशु आ जाता है, फीमेल के किसमें, यूट्रस में ना, फीमेल के यूट्रस में एक शिशु भ्रूण आ जाता है, और भ्रूण क्या हो, मेल हो, यदि भ्रूण क्या हो, मेल हो, तो उसमें 7वें महीने में एक FSH नामक हार्मोन जो होता है वो एक्टिव होता है, जो शरीर के बाहर वृषण को ला देता है। ठीक, अब देखिए अगर किसी में वृषण शरीर के बाहर ना आए तो क्या होगा, जब ना आए तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो शरीर के बाहर ना आए तो उसे कहते हैं क्रिप्टोकार्डिज्म। यदि वृषण क्या हो, यदि वृषण शरीर के बाहर ना आए तो, शरीर के बाहर ना आए तो उस प्रक्रिया को, तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रिप्टोकार्डिज्म, क्या कहलाती है, क्रिप्टोकार्डिज्म। ठीक, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रिप्टोकार्डिज्म। पूछा जाता है, इसके आगे भी पूछा जाता है, देखिए जब बाहर नहीं आएगा तो क्या होगा, जब बाहर नहीं आएगा तो शरीर के तापमान के बराबर ही वृषण का भी तापमान रह जाएगा। तो क्या होगा,
उसका उसमें शुक्राणु का निर्माण हो ही नहीं पाएगा, यानी कि उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, तो उस पुरुष को कहते हैं जिनमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता, उस पुरुष को कहते हैं बाध्य। ठीक, उस पुरुष को कहते हैं बाध्य। लेकिन अब ऐसी टेक्निक आ गई है, ऐसी टेक्नोलॉजी चीज आ गई है कि उसमें क्या होता है, शरीर के अंदर से ही उसका वृषण से शुक्राणु का निकाल लेते हैं पहले से ही और उसको बाहर रख लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब ये हो गया। अब पूछा जाता है क्या कभी, देखिए आगे क्या है, क्या कभी वृषण में कैंसर हो सकता है? हाँ, वृषण में कैंसर होता है, और इस प्रक्रिया को जब निकालते हैं, कैंसर को हटाते हैं, तो पहली बात वृषण में क्या होता है, वृषण में कैंसर होता है। ठीक, वृषण में कैंसर होता है, हो सकता है, वृषण में कैंसर हो सकता है। ठीक, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो कैंसर होता है उसको साल यानी कि ऑपरेशन द्वारा निकाला जाता है, जिसे कहते हैं आर्किडेक्टोमी। क्या कहते हैं, आर्किडेक्टोमी। ठीक, इसे कहते हैं आर्किडेक्टोमी। अब हम देखिए कौन सा ऐसा जानवर है, तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, कौन सा ऐसा जानवर है जिसका वृषण शरीर के बाहर स्थित हो, शरीर के अंदर स्थित होता है। तो बाहर तो मनुष्य का होता है, तो अंदर किसका होता है, तो हाथी और व्हेल, हाथी और व्हेल दो ऐसे जानवर हैं जिनके, हाथी और व्हेल के वृषण शरीर के अंदर रहता है, शरीर के अंदर रहता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जानवर है जिसका वृषण शरीर के अंदर स्थित होता है, हाथी और व्हेल, क्योंकि ये अपना शुक्राणु का निर्माण, इनका शरीर जो होता है वो सामान्य टेम्परेचर रहता है, जिसपे क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण हो सकता है। ठीक, हो जाता है। अब वृषण को जो इसमें होता है, हाथी और व्हेल में, अब हमको एक चीज और पढ़ना है कि ये वृषण की संरचना, अब वृषण में एक हार्मोन्स भी पाया जाता है, तो पहले वृषण की संरचना बना देंगे जल्दी से फटाफट। देखिए ये हो गए वृषण एक अंडाकार होता है। ठीक, ये हो गए इसका वृषण कोष। ठीक, चीजों को समझिएगा। अब ये दूर दिख रही है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, इस वृषण से वृषण कोष का कोई रिलेशन नहीं, तो यहाँ कुछ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक पाया जाता है ऊतक, ये क्या है, वृषण कोष, वृषण कोष। ठीक, और ये क्या है, वृषण है, जिसमें कुछ इस प्रकार की संरचना भी होती है। इसे क्या कहते हैं, जो संरचना होती है इसे कहते हैं वृषणपाली, वृषणपाली, जिसकी संख्या लगभग 250 होती है। ठीक, वृषणपाली या वृषण का चीज, इसकी संख्या कितनी होती है, लगभग 250 होती है वृषण। अब ये क्या होता है, इसमें वृषण कोष में एक ऊतक होता है, ऊतक का नाम बताइए जरा, आप लोगों को पता है तो। गुबर्निक्यूलम ऊतक, क्या होता है, गुबर्निक्यूलम ऊतक। कौन सा ऊतक पाया जाता है, गुबर्निक्यूलम ऊतक। कौन सा ऊतक है, गुबर्निक्यूलम ऊतक है। तो देखिए गुबर्निक्यूलम ऊतक जो है, ऊतक दिख नहीं रहा है तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, हम लिख दिए हैं। तो गुबर्निक्यूलम ऊतक क्या करता है, ये गुबर्निक्यूलम का हम इधर लिख दे रहे हैं, वीडियो में दिखेगा नहीं। तो देखिए गुबर्निक्यूलम ऊतक जो होता है, ये वृषण कोष को वृषण से जोड़ता है ना, क्या करता है, वृषण कोष को जोड़ता है, किससे, वृषण से। ठीक, वृषण, ये जब एक वृषण पाली को निकालेंगे तो प्रत्येक वृषण पाली में 1 से 3, प्रत्येक वृषण पाली में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है। क्या होती है, 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है। ठीक, अब इसकी संरचना भी हम लोग अलग से एक बार देखेंगे, पूरा शुक्रजनक नलिका की भी संरचना देखेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं शुक्रजनक नलिका के बारे में। ठीक, ये शुक्रजनक नलिका कहाँ जाती है, तो शुक्रजनक नलिका जो होती है वो वृषण जाल में जाकर खुलती है। कहाँ खुलती है, शुक्रजनक नलिका वृषण जाल में खुलती है। ठीक,
वृषण जाल में खुलती है। देखिए वीडियो दो से तीन वीडियो बनेगा, ठीक, क्योंकि यहीं पे हम इसको एंड कर देंगे, इसके बाद दोबारा दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक, नहीं तो वीडियो ये लंबा हो जा रहा है। देखिए मेरा टारगेट होता है कि 30 से 40 मिनट का वीडियो ही रहे, कम से कम भी हो जाए, 20 मिनट का भी हो जाए तो और अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा 20 से 30 के बीच में रहेगा। तो देखिए ये क्या होता है, वृषण में जाल में खुलती है, कौन सा, शुक्रजनक नलिका कहा जाती है, वृषण जाल में खुलती है। और वृषण जाल में शुक्रवाहिका होती है, वृषण जाल आगे जाकर शुक्रवाहिका या फिर अपवाहक में जाकर खुलती है, जो क्या होती है, जिसमें शुक्रवाहिका ना कहाँ पे खुलती है, तो शुक्र वाहिका या फिर अपवाहक में खुलती है, जिसमें 15 से 20 बहुत कुंडलित, पतली कुंडलित क्या होती है, संरचना होती है, ठीक, 15 से 20 पतली कुंडलित नलिका होती है, ठीक। और ये शुक्रवाहिका कहां पर जाके खुलती है, तो शुक्रवाहिका जो होती है एपिडिडाइमिस नलिका में खुलती है, ठीक। शुक्रवाहिका कहां पे खुलती है, एपिडिडाइमिस कहां पे खुलती है, देखिए इधर ना लिख के इधर लिख रहे हैं, एपिडिडाइमिस में खुलती है, जो कहां स्थित होता है, तो वो वृषण के कहां पर खुलती है, एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस नलिका में खुलती है, जो कहां स्थित होता है, तो वृषण के अंदर, ठीक। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं फटाफट। ये क्या है, वृषण की संरचना है। इस समय वृषण कहां पे स्थित है, तो वृषण कोश के अंदर स्थित है। वृषण को वृषण कोश से कौन जोड़ता है, तो वृषण से वृषण कोश को गुबर्निकुलम ऊतक जोड़ता है, ठीक। और ये वृषण के अंदर, प्रत्येक वृषण के अंदर 250 वृषण पाली होती है, वृषणीय कक्ष होते हैं, ठीक, जो, और प्रत्येक वृषण पाली में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है। और शुक्रजनक नलिका जो होती है वो क्या करती है, वो जाके खुलती है वृषण जाल में जाकर खुलती है। और वृषण जाल जाकर खुलता है शुक्रवाहिका या अपवाहक नली में, जो 15 से 20 पतली कुंडलित नलिका होती है। शुक्रवाहिका क्या होती है, 15 से 20 पतली कुंडलित नलिका होती है, और जो जाके खुलती है किसमें, एपिडिडाइमिस नलिका में खुलती है, जो वृषण के अंदर होता है, ठीक। तो अब हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे शुक्रजनक नलिका की संरचना बनाकर उसको विस्तार से जानेंगे, ठीक। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, ना समझ में आए तो फिर से देखिए। और कुछ क्वेश्चन है, देखिए पहला प्रश्न ये है कि जो वृषण कोश कितने आवरण से, वृषण कोश में कितने आवरण होते हैं, आवरण का नाम बताइए। दूसरा है वृषण कोश कौन सा संयोजी ऊतक से बना होता है, किस ऊतक का बना होता है, तो। और तीसरा क्वेश्चन है वृषण पाली में कितने ऊतक होते हैं, वृषण पाली में कितने कक्ष होते हैं। और चौथा क्वेश्चन है शुक्रजनक नलिका की संख्या कितनी होती है। पांचवा क्वेश्चन ये है कि वृषण कोश को वृषण से कौन जोड़ता है, नाम बताइए। बस इतना देखिए, तब तक सो थैंक्स।